हेलो हेलो हेलो। चलो आ जाओ दोस्त मेरे इलेक्ट्रिशियन वालों, शानदार शानदार प्रश्नों पर आपका स्वागत करते हैं। कहते हैं एक प्रतिरोध और एक संधारित्र एक एसी आपूर्ति के टर्मिनल के बीच समानांतर क्रम में जुड़े हैं। चलो, एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है और एक संधारित्र जुड़ा हुआ है, एक संधारित्र जुड़ा हुआ है और जुड़े हुए हैं। उस समय प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा आपूर्ति धारा के, यहाँ से मान लो धारा जो हो रही है प्रवाहित, यहाँ धारा जो प्रवाहित हो रही है वो प्रतिरोध से जो धारा हो रही है, और ये जो आपूर्ति धारा है, 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 ये जो आपूर्ति धारा है उससे कम होगा, क्योंकि यहाँ धारा जाने के बाद बट जाएगा दोनों में। क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रतिरोध में, एक सीधी बात, सीधा पढ़ाई पे चलते हैं दोस्त मेरे, एक प्रतिरोध और एक संधारित्र एसी आपूर्ति के टर्मिनलों के बीच समानांतर क्रम में जुड़ा है। देखो समानांतर में जुड़ा है, उस समय प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा आपूर्ति धारा के क्या होगा? प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली जो धारा है, प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली जो धारा है ये आपूर्ति धारा से कम होगा, क्योंकि इधर भी तो धारा जा रहा है, इधर भी तो धारा जा रहा है। तो पश्चगामी मतलब यहाँ सेंस कम का है, पश्चगामी, क्योंकि अगर अग्रगामी पश्चगामी पावर फैक्टर होता है, वोल्टेज करंट दोनों के टर्म में देता, पश्चगामी का मतलब कम होता है, इसमें हमेशा कम होगा इससे, क्योंकि इधर भी बट रहा है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी लोड के, किसी लोड के, किसी लोड के किसी लोड के बंद करने पर चिंगारी, चिंगारी जब भी उत्पन्न होगा प्रेरकत्व के कारण होगा, क्योंकि प्रेरकत्व मतलब इंडक्टर, इंडक्टर जो होता है कॉइल के रूप में होता है, यह ऊर्जा संग्रहित करता है, ऊर्जा संग्रहित करता है, ये ऊर्जा संग्रहित करता है, ये ऊर्जा संग्रहित करता है। आंसर हो जाएगा प्रेरकत्व, आंसर हो जाएगा प्रेरकत्व। किसी लोड के बंद करने पर चिंगारी उत्पन्न होती है, क्योंकि परिपथ में उच्च प्रेरकत्व होता है। प्रेरकत्व का काम है ऊर्जा को संग्रहित करना, ऊर्जा संग्रहित करेगा तब ना छोड़ेगा, ऊर्जा संग्रहित करेगा तब ना जो उसमें चिंगारी उत्पन्न होगा। अगला इसी सर्किट का पावर फैक्टर एसी सर्किट का जो पावर फैक्टर किसके बराबर होता है? कॉस फाई बराबर होता है आर बटा जेड। अब पावर फैक्टर किसके किसके बीच का कोण है, जल्दी बता, किसके किसके बीच का कोण है? जो पावर फैक्टर है हमारा, ये किसके किसके बीच का कोण है, जल्दी से बता दो। पावर फैक्टर किसके किसके बीच का कोण है, जल्दी बता। पावर फैक्टर के बारे में कहा जाता है ये किसके किसके बीच का कोण है, जल्दी बता। वोल्टेज और करंट के बीच का कोसाइन है ये जो है कोजिया है। वोल्टेज एंड करंट, करंट के बीच का कोजिया है, जिया नहीं है, कोजिया है। कोजिया है मतलब कोसाइन है, कोजिया है मतलब क्या है? कोसाइन है। वोल्टेज और करंट के बीच का क्या है? कोजिया है। कोजिया है मतलब क्या है? कोसाइन है। कॉस फाई बराबर वोल्टेज और करंट के बीच का कोजिया है, कोसाइन है। एसी सर्किट में शक्ति गुना किसके बराबर होता है? वोल्टेज और करंट के बीच के कोसाइन के बराबर। कोसाइन मतलब कोज्या के बराबर, कोज्या के बराबर। इसी का एक फॉर्मूला होता है एक्टिव पावर बटा एपरेंट पावर, एक्टिव पावर बटा एपरेंट पावर। सुने हो? एक्टिव पावर बटा एपरेंट पावर, एक्टिव पावर अब बटा एपरेंट पावर, एक्टिव पावर बटा एपरेंट पावर, एपरेंट पावर वी आई कॉस फाई बटा वी आई, वी आई कॉस फाई बटा वी आई। अगले क्वेश्चन अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीन मूल विद्युतीय परिमाण क्या होता है? रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर। रेजिस्टेंस विद्युतीय परिमाण कह रहा है तीन को मूल विद्युतीय परिमाण क्या क्या है? वोल्टेज, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टर। नहीं भाई, विद्युतीय कह रहा है, विद्युतीय कह रहा है मतलब एसी डीसी दोनों में हो जाएगा, एसी डीसी दोनों में हो जाएगा, तो कैपेसिटर इंडक्टर उसमें होता नहीं है। यहाँ फिर पावर, वोल्टेज, कंडक्टर, वोल्टेज, करंट और रजिस्टर। हमको लगता है यही हो जाएगा, क्योंकि रजिस्टर कह दिए मतलब इम्पिडेंस कह दिए, तो ये एसी डीसी दोनों में हो गया, एसी डीसी सबके लिए हो जाएगा। तो वोल्टेज, करंट और रजिस्टर, इसको विद्युतीय परिमाण कहते हैं। जिसके बिना विद्युत धारा संभव नहीं हो उसे विद्युतीय परिमाण कहते हैं। देख लो, यहाँ कैपेसिटर के बिना विद्युत धारा संभव है, कंडक्टर वोल्टेज पावर, पावर वोल्टेज है, कंडक्टर है, तो पावर अगर है तो उसमें वोल्टेज करंट दोनों आ गया। यहाँ वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस आ गया, तो ये सब हो जाएगा। यहाँ करंट दिया, रिलक्टेंस दे दिया। रिलक्टेंस क्या होता है? फ्लक्स के मार्ग में जो रुकावट होता है उसे क्या कहते हैं? रिलक्टेंस कहते हैं। गला चला थोड़ा सा लग गया है।
अगला क्वेश्चन देख लो, कहता है प्रेरक और संधारित्र किसमें अचानक परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है। प्रेरक और संधारित्र, प्रेरक और संधारित्र किसमें अचानक परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है। देख लो, ये हमेशा ध्यान रखना, ये एक होता है कैपेसिटर, कैपेसिटर बोले तो संधारित्र, और एक होता है इंडक्टर, इंडक्टर बोले तो धारा। कैपेसिटर की बात करें, इंडक्टर किसमें परिवर्तन आई है इसमें, इसलिए धारा में परिवर्तन का विरोध करता है, धारा में परिवर्तन का विरोध करता है, धारा में परिवर्तन का विरोध करता है, धारा में परिवर्तन का विरोध करता है। कैपेसिटर की अगर हम बात करें, ये वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध करता है, वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध, वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध, वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध, वोल्टेज में परिवर्तन का, वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध, वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध करता है। याद ना रहे, याद ना रहे तो देखो कैसे याद रखना है। इंडक्टर में आई है, आई है तो ये धारा, जिसके घर में जो रहेगा उसको कंट्रोल करेगा। थोड़ा सा चला गला लगा हुआ है, एकदम आराम से पढ़ाते हैं दोस्त, मेहनत कर लो, 5-7 दिन का बात है, ये ध्यान रखना। इंडक्टर में आई है, ये धारा को परिवर्तन का विरोध करेगा, कैपेसिटर में ये वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करता है। तो जल्दी से बता दो आंसर क्या हो जाएगा। इंडक्टर और संधारित्र किसमें अचानक परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है। इंडक्टर और संधारित्र किसमें अचानक परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है। इंडक्टर धारा में, इंडक्टर धारा में, अरे विद्युत धारा में, इंडक्टर धारा में, और कैपेसिटर वोल्टेज में परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है। आंसर याद न रहे, इंडक्टर में आई है तो यह धारा में परिवर्तन का विरोध करेगा। प्रतिबाधा का मात्रक क्या है, प्रतिबाधा ने दोस्त, प्रतिरोध कह दे, प्रतिरोध कह दे, प्रतिरोध कह दे, प्रतिघात कह दे, जिसको आप एगो प्रतिबाधा कह दे, प्रतिबाधा कह दे। इस सब का ऐसा ही मात्रक ओम होता है, इस सब का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। धारिता का ऐसा ही मात्रक हेनरी होता है, धारिता सॉरी इंडक्टेंस, प्रेरक का ऐसा ही मात्रक हेनरी होता है, प्रेरक का ऐसा ही मात्रक हेनरी होता है। जल्दी लिख, प्रेरक का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, हेनरी। प्रतिरोध, प्रतिघात, प्रतिबाधा, रेजिस्टेंस, इंपिडेंस, रिएक्टेंस, इस सब का ऐसा ही मात्रक ओम होता है, ओम होता है। एक एसी चक्र के प्रत्येक मिली सेकेंड में घटित होती है, इसकी बारंबारता कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी कह रहा है मिली सेकेंड में। एक प्रत्येक चक्र के प्रत्येक मिली सेकेंड में, यानी टी बराबर हो जाएगा 1 मिली सेकेंड। देख लो टी बराबर क्या हो जाएगा दोस्त मेरे, 1 मिली सेकेंड। टी बराबर क्या हो जाएगा, 1 मिली सेकेंड। तो 1 मिली सेकेंड, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, 1/t, 1/t, 1/t के जगह पर 1 गुना मिली के जगह पर 10⁻³ ये ऊपर चल जाएगा, 1 हो जाए 1000 हर्ज इज द आंसर, 1000 हर्ज इज द आंसर। कुछ नहीं सोचना है, टी बराबर होता है 1 मिली सेकेंड, एफ बराबर 1/t होता है, टी 1 × 10⁻³ हो जाएगा 1000। एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज 100 वोल्ट का आयाम, एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज 100 वोल्ट का आयाम है, इसका आरएमएस मान कितना होगा। आरएमएस मान का बताओ जल्दी से, फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ। वोल्टेज दिया है ना, वी आरएमएस, देखो दूसरे को पढ़ना है तुमको, एगो वी आरएमएस या आई आरएमएस सेम बात है, बराबर V0/√2 होता है। आरएमएस मान वर्ग माध्य मूल मान, और अगर वी एवरेज कहेगा, वी एवरेज कहेगा तो इसका फॉर्मूला होता है 2I0/π फुल वेव रेक्टिफायर में। और यहाँ पर अगर आई आर एम एस कहेगा, आई आर एम एस कहेगा तो I0/√2, आई आर एम एस कहेगा, आई आर एम एस कहेगा I0/√2। अब भी आई एवरेज कहेगा, आई एवरेज करेगा तो 2I0/π। जल्दी से इसको लिख लो, जल्दी से इसको लिख लो। अब बता दो जल्दी से क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक वोल्टेज इतना आयाम का है, आयाम मतलब महत्तम होता है, महत्तम बोले तो V0 दे दिया, आरएमएस मान मांग रहा है, भी आरएमएस बराबर V0/√2, V0 तो भी आरएमएस बराबर V0 का मान देखो तो कितना दे रहा है, V0 का मान दे रहा है 100, 100/√2 कर दोगे, 100/√2 कर दोगे कितना आ जाएगा, लगभग 1.414 से भाग देके देखो तो कितना आता है। बच्चा भाग भी दे दिया, देखो 70.7 ला रहा है आंसर। ऐसे भी 1.414 होगा तो ई तो कभी आएगा नहीं, क्योंकि 1.5 से भाग दे रहे हैं, ई भी नहीं आएगा, तो 70.7 आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, अगर आप पढ़ के आए हैं ना दोस्त तभी समझ में आएगा। बता दो आंसर क्या हो जाएगा। ये तो एकदम क्लियर है, प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टेज के अधिकतम मान इसका है, इसका वर्ग आरएमएस मांग रहा है तो ये हो जाएगा V0/√2। आरएमएस मांग रहा है ना V0/√2, V0/√2 हो जाएगा। बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा। 1/√2 को 0.707 लिखते हैं, जल्दी बता, 0.707 लिखते हैं, ये हो जाएगा 7 इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 7.000000000
7 इज द राइट आंसर। 7.07 इज द राइट आंसर। 7.07 इज द राइट आंसर। अगला अगला बताओ, कहता वो इतना दिया हुआ है तो आरएमएस मान तुम लोग निकाल लेगा, आई नॉट बटा √2 कर लोगे आंसर। अगला क्वेश्चन बता दो क्या हो जाएगा, हम नहीं करेंगे, तू बता। आरएलसी परिपथ में आर में वोल्टेज इतना है, आर में वोल्टेज, एल में वोल्टेज इतना है, सी में वोल्टेज इतना है, तो संयोजित सप्लाई का वोल्टेज कितना हो जाएगा। आरएलसी सर्किट है, देख लो बढ़िया से। आरएलसी सर्किट में संयोजित का कह रहा है, हमेशा ध्यान रखना, अगर हमको आईआर निकालना होगा, रिजल्टेंट अगर निकालना होगा, या कुल वोल्टेज हमको निकालना होगा, या कुल करंट, अंडर रूट ऑफ हो जाता है, क्या हो जाता है, वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर, वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर, वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर, वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, खट से लगा दो, पट से आंसर आ जाएगा। खट से लगा दो, आई आई यहाँ वोल्टेज ना है रे, वोल्टेज है तो यहाँ भी हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, करंट रहता तो यहाँ सब जगह आई होता, रेजिस्टेंस पूरा जेड निकालते थे, ये होता आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, वी एल कितना है, वी सी कितना है, इसमें से जो बड़ा रहेगा और जो छोटा रहेगा उसको घटाएंगे। ये 50 50 50 बताओ तो कितना हो जाएगा। ये तो अपने दोस्त मेरे 50 माइनस 50 का होल स्क्वायर, या इसको तुम ऐसे भी लिख सकता वी एल स्क्वायर माइनस वी सी स्क्वायर, क्योंकि 2 वी एल वी सी को निग्लिजिबल मानते हैं। ये हो जाएगा 25, ये खत्म हो जाएगा, 25 का स्क्वायर हो जाएगा, 25 इज द राइट आंसर, 25 इज द राइट आंसर। अगला कहते हैं दोस्त मेरे, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की प्रतिबाधा और प्रतिरोध, प्रतिबाधा कह रहा है यानी जेड, जेड का मान दिया हुआ है 50 ओम, प्रतिरोध का मान दिया हुआ है 20 ओम, प्रतिरोध का मान दिया हुआ है 20 ओम। परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा, cos फाई बराबर होता है, cos फाई बराबर होता है आर बटा जेड, cos फाई बराबर होता है आर बटा जेड। आर का मान कितना है 20, जेड का मान कितना है 50। अब सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा पॉइंट में, ये 0 0 कट जाएगा, आप 5 चौका 20, 0.4 इज द राइट आंसर। आता है क्या, 0.4 आ रहा है क्या आंसर। अगला क्वेश्चन, एक प्रत्यावर्ती धारा ईएमएफ, एक प्रत्यावर्ती ईएमएफ का गणितीय रूप से 200 साइन, फॉर्मूला दिया हुआ है ईएमएफ का 200 साइन 314 टी, 200 साइन 314 टी। अब कह रहा है आवृत्ति का मान क्या होगा, तो देखो फॉर्मूला होता है v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा के जगह पर क्या हो जाएगा 314, ओमेगा के जगह पर क्या हो जाएगा दोस्त मेरे 314, ओमेगा के जगह पर 314 हो जाएगा। और यहाँ हम लिख सकते हैं 2 पाई एन बराबर 314, आपको पता है 2 इंटू 3.14 गुना एन बराबर 314, यहाँ से पॉइंट उड़ा 314, इसको पॉइंट को उड़ा दो, पॉइंट को उड़ा दो दोस्त मेरे, पॉइंट को उड़ा दोगे तो कितना आ जाएगा 100, ये 314 कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा एन बराबर 2 से 50, एन बराबर देखो तो 50 हर जा रहा है क्या, एन बराबर हमको तो 50 हर जा रहा है, देखो तुमको आ रहा है क्या, काट खुट के देखो ना 50 हर जा रहा है, देखो ना यहाँ से 100 है, 3 ये कट जाएगा, 100 से 2 से 50 ऊपर चल जाएगा 50 हर्ज, आंसर 50 हर्ज इज द राइट आंसर। अगला कहते हैं 3 चरण वाले संतुलित स्टार कनेक्शन के लिए निम्न में से कौन सा सही है। 3 फेज के लिए हम कितना बार बोले हैं दोस्त मेरे, एक होता है स्टार कनेक्शन, एक होता है डेल्टा कनेक्शन, एक होता है स्टार कनेक्शन, एक होता है डेल्टा कनेक्शन, एक होता है स्टार कनेक्शन, एक होता है डेल्टा। इसमें देखो टोटल 4 लेटर हैं, इसमें देखो खुद मिला के 3 2 5 लेटर हैं। तो यहाँ पर अगर तुम आओगे तो यहाँ 4 लेटर हैं, तो भी फेज बराबर वी एल बटर √3 होता है, क्योंकि 4 लेटर है तो कम होगा तो भागा देंगे। यहाँ पर भी फेज बराबर होता है वी एल, अब जहाँ पर बटर √3 है तो करंट में कुछ भी नहीं होगा भागा में, और यहाँ पर भी फेज है, यहाँ पर आई फेज है, यहाँ आई एल बटर √3 होगा, आई फेज है, आई फेज है, तो ये आई एल बटर √3 हो जाएगा। अब आंसर बता दो क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो आंसर। ये जुगाड़ हम बताए हैं तुमको कैसे पकड़ना ये जुगाड़ हम आपको बताए हैं कैसे पकड़ना है, देखो साउंड बढ़ा रहे हैं हम अपना, जल्दी बताओ। 3 फेज वाला है तो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच संबंध कर रहा है, तो लाइन वोल्टेज बराबर अगर कौन कनेक्शन है स्टार है, तो लाइन वोल्टेज बराबर इधर लाएंगे तो √3 गुना वी फेज हो जाएगा, देखो तो है क्या √3 गुना वी फेज है क्या, है ये क्रम है आंसर हो जाएगा। ए लड़का इधर आओ, जितना प्रीवियस ईयर का किताब दोस्त पढ़ोगे ना सब में यही क्वेश्चन मिलेगा।
अब हम तो सब किताब से क्वेश्चन लेते हैं, ये किताब हमारा बढ़िया लग जाता है। 3 फेज धारावाही, एक संवाहक तार की बैठी चिड़िया। चिड़िया बैठेगा, ओपन सर्किट होता है, उसको कुछ नहीं होगा। चिड़िया अगर बैठा है ना तो ओपन सर्किट होता है, इसलिए उसमें कुछ नहीं होता है। खुले परिपथ में विद्युत धारा का बाद दोनों पंख उसका अगर दोनों फेज में सट जाएगा ना तो कुप्चा में चल जाएगा चिड़िया। अगला क्वेश्चन बताओ आंसर। फिर पढ़ाई पे ध्यान दो दोस्तों, अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। 4 से 5 दिन 7 दिन में तो डिसीजन हो जाना है। बताओ क्या हो जाएगा आंसर, व्हाट इज द आंसर। शुद्ध संधारित्र के विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है। शुद्ध संधारित्र है, संधारित्र है, ये हमेशा ध्यान रखना, ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर क्या करता है दोस्त मेरे, कैपेसिटर का जो ग्राफ होता है फेज डिफरेंस का, ये वोल्टेज को कंट्रोल करता है। करंट आगे जाता है 90 डिग्री से। और अगर इंडक्टर है, जिसके घर में जो रहेगा उसको कंट्रोल करेगा। इंडक्टर आई को पीछे लाता है, क्योंकि इसमें आई है, आई को पीछे लगता है, वोल्टेज को आगे ले जाता है कितना डिग्री पर, 90 डिग्री पर। अब खट से बता दो आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस वन। जल्दी से बता दो आंसर क्या हो जाएगा। कल का चैप्टर भी हम आपको बता देते हैं, एकदम टेंशन ना लें, कल का चैप्टर भी हम आपको बता देते हैं। कौन कौन चैप्टर आपका हो गया वो हमको पता है, कल का चैप्टर हम आपको बता देते हैं। डोमेस्टिक अप्लायंसेस हो गया, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन भी हो गया, अल्टरनेटिंग करंट भी हो गया, इलेक्ट्रिक पा 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 भी हो गया, ये भी हो गया। डिजिटल और लॉजिक, डिजिटल और लॉजिक, डिजिटल गेट सिस्टम और लॉजिक सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, पढ़ के आना। शुद्ध संधारित्र में विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है। शुद्ध संधारित्र में विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है, देख लो 90 डिग्री से आगे होता है। आंसर बता दो, 90 डिग्री से वोल्टेज से आगे होता है, क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी बता। 90 डिग्री से आगे होता है, क्या होगा आंसर, व्हाट इज द आंसर, जल्दी बता। 90 डिग्री से वोल्टेज से आगे होता है, देख लो 90 डिग्री से आगे है वोल्टेज से। अगला कहते हैं कुछ विद्युत धारा आवधिक रूप से कुछ विद्युत धारा जो आवधिक रूप से प्रतिवर्ती हो जाता है उसे क्या कहा जाता है। प्रतिवर्ती हो जाता है मतलब बदलते रहता है, उसको प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रतिवर्ती मतलब बदलना। भारत में सिंगल फेज सप्लाई 220 से 240 वोल्ट होता है, आंसर मार दो खट से। घरेलू उपकरण में सिंगल फेज सप्लाई 220 से 240 वोल्ट होता है और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है, प्लस माइनस 3% की छूट होती है, अब 5 से लगभग 15 एम्पियर की धारा होती है। बता, ए 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर में उत्पन्न फेज वोल्टेज नीचे दिए गए हैं। सिस्टम का फेज अनुक्रम हमेशा RYB होगा, RYB होगा, RYB होगा, RYB होगा, RYB होगा। और 3 फेज में अगर कनेक्शन को RBY कर दोगे तो मोटर की गति बदल जाएगी। और ये तीनों कितना डिग्री पर होगा, 120 डिग्री पर होगा, क्योंकि आपको 360 बटे फेजों की संख्या फॉर्मूला होता है। 360 बटे फेजों की संख्या ये फॉर्मूला होता है। 360 बटे फेजों की संख्या ये फॉर्मूला होता है। 360 बटे फेजों की संख्या, फेजों की संख्या। अगला कहते हैं एक सिंगल फेज एसी परिपथ में जब 200 वोल्ट का वोल्टेज आरोपित किया जाता है और इसमें 10 एम्पियर का अग्रगामी धारा प्रवाहित होता है, यह 1000 वाट का शक्ति व्यय करता है। इस परिपथ का शक्ति गुणक कितना हो जाएगा, देख लो। सिंगल फेज पर इतना वोल्टेज आरोपित करता है, इसमें 10 एम्पियर का अग्रगामी धारा प्रवाहित हो रहा है, अग्रगामी धारा प्रवाहित हो रहा है, अग्रगामी, देख लो बढ़िया से, अग्रगामी धारा प्रवाहित हो रहा है। क्या मांग रहा है, पावर फैक्टर cos फाई बराबर फॉर्मूला होता है, देखो P बराबर होता है फॉर्मूला होता है P बराबर VI cos फाई। अगर आप पढ़े होंगे P बराबर VI cos फाई, तो cos फाई बराबर क्या हो जाएगा, P बट्टा VI दिया हुआ है तुमको, देखो तो कितना 1000 वाट, 1000 वाट। कितना दिया हुआ है 200 वोल्ट, कितना दिया हुआ है 10। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। हेलो, हाँ ना, कल डिजिटल और लॉजिक, डिजिटल सिस्टम और लॉजिक कल का चैप्टर है। डिजिटल बार बार नहीं बोलेंगे, एक बार सुन लो दोस्त। डिजिटल और लॉजिक, एकदम 1 सेकंड का हमको डिस्टर्ब नहीं करो, हमको पढ़ाने दो। बताओ जल्दी से, तो बताओ क्या हो जाएगा। 0.5 आ जाता है क्या, ये 1 0 गया, 1 0 गया, 1/2 0.5 हो जाएगा। आ चूंकि क्या लगा हुआ है ध्यान से देखो परिपथ में, बताओ क्या हो जाएगा। 0.5 एगो दिया पश्चगामी, एगो दिया 0.5 अग्रगामी। क्वेश्चन कर रहा है वोल्टेज आरोपित किया जाता है, इसमें 10 एम्पियर का अग्रगामी धारा है, 10 एम्पियर का अग्रगामी धारा है, 10 एम्पियर ये धारा अग्रगामी है। तो शक्ति गुणा क्या होगा, धारा अगर अग्रगामी है तो वोल्टेज यहाँ होगा,
वोल्टेज जहाँ होगा 90 डिग्री पर, तो दोस्त मेरे ये हमेशा ध्यान रहो, वोल्टेज पीछे ला रहा है, वोल्टेज पीछे ला रहा है, बताओ वोल्टेज पीछे ला रहा है, इसका मतलब कैपेसिटिव सर्किट है, कैपेसिटिव सर्किट है, और कैपेसिटिव सर्किट है, इसका मतलब पावर फैक्टर का मान लीडिंग होगा, पावर फैक्टर का मान लीडिंग होगा, पावर फैक्टर का मान क्या होगा, अग्रगामी होगा, लीडिंग होगा। आंसर मार दो, ये हमेशा ध्यान रखना। XC अगर बराबर हो जाए XL के तो इन फेज होगा, इन फेज होगा, ना लीडिंग होगा ना लैकिंग होगा, इन फेज होगा, इन फेज होगा, इन फेज होगा। हो गया ना? हाँ वही है। अब और अगर XC का मान ज्यादा हो गया XL से, हमेशा XC पर ही पावर फैक्टर डिपेंड करता है, XC पर ही पावर फैक्टर डिपेंड करता है दोस्त मेरे, XC पर ही पावर फैक्टर डिपेंड करता है, XC पर ही पावर फैक्टर डिपेंड करता है। और इसमें पावर फैक्टर लीडिंग हो जाएगा, पावर फैक्टर लीडिंग हो जाएगा, और XC अगर लेस देन XL हो गया तो पावर फैक्टर लैगिंग हो जाएगा, लैगिंग हो जाएगा। XC अगर बड़ा है तो लीडिंग, XC अगर छोटा है तो लैगिंग। हो गया? एकदम आराम से दोस्त मेरे, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक 3 फेज विद्युत आपूर्ति आरवाईबी मारो, आरवाईबी किधर है, आरवाईबी किधर है, ये मार दो सरिया, कितना डिग्री पर, 120 डिग्री पर। एक और आंसर बताओ। भी बराबर दे दिया है तुमको फॉर्मूला, भी बराबर दे दिया है 50 साइन 100t। इसके आयाम और आवृत्ति का मान क्या होगा? ओमेगा बराबर होता है, आवृत्ति निकालना है और आयाम निकालना, आयाम तो 50 हो जाएगा, आयाम 50 हो जाएगा, 50 क्या हो जाएगा, भी है तो वोल्टेज हो जाएगा। यहीं पर तो आंसर मिल गया, छोड़ो ज्यादा दूर जाने का जरूरत क्या है। फॉर्मूला क्या होता है? भी बराबर भी नॉट साइन ओमेगा टी, आयाम मतलब हो गया महत्तम वोल्टेज, भी बराबर भी नॉट साइन ओमेगा टी होता है फॉर्मूला, तो आयाम मतलब महत्तम वोल्टेज हो गया, यहीं पर तो फॉर्मूला मिल गया। जल्दी बताओ, आयाम मतलब अगर तुमको आवृत्ति निकालना है तो ओमेगा की जगह पर 100 है, तो ओमेगा की जगह पर 100 ले लो, इसके जगह पर 2πn ले लो, बराबर 100 ले लो, आप सॉल्व कर दो, आवृत्ति निकल जाएगा, n का मान निकाल दो, आवृत्ति निकल जाएगा। निम्न में से कौन सा सत्य है? जो पढ़ने वाला बच्चा होगा ना दोस्त, उसको रिविजन पढ़ के आया होगा अगर तो जरूर उसको समझ में आएगा, नहीं पढ़ के आओगे तो नहीं समझ में आएगा और फेल कर जाओगे, ये बात याद रखना। तब हमको नहीं कहना कि गुरुजी पढ़े लेकिन फेल कर गए। इसका फॉर्मूला होता है, जल्दी से बता दो कि जल्दी बताओ क्या होता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना, KW बराबर KVA इंटू शक्ति गुणांक, डायरेक्ट, कुछ नहीं सोचना है एकरा में। RLC परिपथ है, कौन परिपथ है? RLC परिपथ में फेज एंगल, हेलो 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 हेलो, फेज एंगल अग्रगामी है, अग्रगामी, तो निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा सत्य है? RLC परिपथ है। अब फेज एंगल क्या है दोस्त मेरे? अग्रगामी है। फेज एंगल क्या है दोस्त मेरे? अग्रगामी है। फेज एंगल क्या है? अग्रगामी है। RLC सर्किट में फेज एंगल अग्रगामी है, अग्रगामी है। RLC सर्किट है, फेज एंगल अग्रगामी है। RLC सर्किट में फेज एंगल क्या है? अग्रगामी है। RLC परिपथ में फेज एंगल अग्रगामी है, तो निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा सत्य है? अग्रगामी होगा, तो हम बार बार कह रहे हैं फेज एंगल अग्रगामी है, बता दो क्या हो जाएगा जल्दी से। XC का मान ज्यादा होगा और XL का मान कम होगा, XC का मान ज्यादा होगा और XL का मान कम होगा, क्योंकि अग्रगामी के लिए XC ज्यादा होना चाहिए। अगला कहते हैं दोस्त मेरे, अगला 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 कहते हैं भारत में घरेलू विद्युत उपकरण के लिए उपयोग किया जाने वाला मेन सप्लाई कितना है? 220 वोल्ट। घर में जो हम लोग यूज करते हैं कितना है? 220 वोल्ट। घर में जो यूज करते हो कितना है? 220 वोल्ट। अगला, 3 फेज स्टार कनेक्शन में फेज वोल्टेज का मान, 3 फेज स्टार कनेक्शन में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज में क्या डिफरेंस होता है? बताओ जल्दी से। 3 फेज स्टार कनेक्शन में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज का कितना गुना होता है? फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज का कितना गुना होता है? 3 फेज कौन कनेक्शन है? स्टार कनेक्शन। फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज की बात कर रहा है, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा? फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज की बात कर रहा है, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज की बात कर रहा है, वोल्टेज की बात कर रहा है, ना कि करंट की। फेज वोल्टेज स्टार ना है, स्टार है तो इसका स्पेलिंग छोटा होता है, छोटा होता है तो भी फेज बराबर होता है VL/√3। हमको कह रहा है फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज का कितना गुना होता है? लाइन वोल्टेज का कितना गुना होता है? जल्दी बता, लाइन वोल्टेज का कितना गुना होता है? कैसे निकालोगे? 1/√3 को भागा दे दो, 1/√3 को भागा दे दो, 1/√3 यानी VL अब बटा 1.732 होता है क्या? इसको भाग दो तो कितना आता है?
1 बट्टा 1.732 से भाग दो, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आ रहा है देखो, भाग देके देखो कितना आता है। 0 पॉइंट कितना आ रहा है 57, 0.57 आ रहा है। आ रहा है क्या 0.57? देखो बच्चा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सॉल्व कर लो। अगला इस जो आएगा उत्तर हो जाएगा। एसी परिपथ में, एसी परिपथ में पावर फैक्टर को कॉस थीटा कॉस फाई से डिनोट करते हैं, पावर फैक्टर को कॉस फाई से डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन, माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान की बात कर रहा है, अधिकतम मान से बताओ जल्दी से, वर्ग माध्य मूल मान अधिकतम मान से कितना होता है, जल्दी से बता दो, व्हाट इज द आंसर। ना तो तोरा हम पीट देंगे, इस सबको पता है। आई आर एम एस बराबर आई नोट बटा √2 होता है। अब 1/√2 को गुना करोगे 0.707 इंटू आई नोट हो जाएगा, तो अधिकतम मान का 0.707 गुना बड़ा होता है, 0.707 गुना बड़ा होता है। अगला 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 क्वेश्चन नंबर है 29। क्वेश्चन नंबर कितना है दोस्त मेरे 29। क्वेश्चन नंबर है 29। यदि एसी का एक चक्र प्रत्येक मिली सेकेंड में घटित होता है तो इसकी बारंबारता क्या होगी। प्रत्येक मिली सेकेंड में घटित होता है, टी बराबर होता है 1 मिली सेकेंड। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है, अभी हम करवाए हैं। एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा 1/t, 1/t। तो यहां से बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा, 1/1 मिली सेकेंड, 1 गुना 10⁻³ ये ऊपर चल जाएगा 1000 हर्ज इज द राइट आंसर, 1000 हर्ज इज द राइट आंसर। चलो बताओ 1000 हर्ज इज द राइट आंसर। एक हजार हर्ज इज द राइट आंसर, 1000 हर्ज इज द राइट। कुछ नहीं करना, मिली सेकेंड है तो मिली बोले तो 10⁻³ मिली है ना, मिली है 10 कितना -3, तो यहां भाग दे देंगे। मिली है 10⁻³ भाग दे देंगे। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है प्रत्यावर्ती विभव के लिए फॉर्म फैक्टर, रूप गुणांक बोले तो फॉर्म फैक्टर का मान कितना होगा। फॉर्म फैक्टर की अगर हम बात करें दोस्त मेरे, तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है, गौर फरमाना थोड़ा सा। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, गौर फरमाइएगा। व्हाट इज फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर की अगर हम बात करें तो इसका मान होता है वर्ग माध्य मूल, वर्ग माध्य मूल बटा औसत। फॉर्म फैक्टर बराबर होता है, फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर बराबर होता है वर्ग माध्य मूल, वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान अब बट्टा औसत मान, वर्ग माध्य मूल मान अब बट्टा औसत मान, ये फॉर्म फैक्टर का वैल्यू होता है। फॉर्म फैक्टर को कहते हैं वर्ग माध्य मूल मान अब बट्टा औसत मान। इसका वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये हो जाता है 0 पॉइंट, वर्ग माध्य मूल मान बताओ कितना होता है 0.707, 0.707 इंटू वी मैक्स, और औसत मान कितना होता है 0.637 इंटू वी मैक्स, 0.637 इंटू वी मैक्स। और ये दोनों को जब काट दोगे तो ये कितना आ जाएगा बता दो जल्दी से, कितना आ जाएगा 1.11 आएगा क्या, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ 1.11 आएगा क्या। अब दोनों के लिए, धारा के लिए भी यही होगा, धारा के लिए भी यही होगा, वोल्टेज के लिए भी यही होगा। आंसर बता दो क्या हो जाएगा आंसर। कहेगा इसका मान कितना होता है तो कहेंगे 1.11 के बराबर होता है। जल्दी से लिख लो 1.11 के बराबर होता है, 1.11 के बराबर होता है। अगला 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 1.11 के बराबर होता है, जल्दी बता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला कहता है एक एसी का ज्यावक्रीय, ज्यावक्रीय मतलब ज्या का मतलब होता है साइन, साइन वक्रीय एसी वोल्टेज का पीक वोल्टेज इतना है। आई नोट, वी नोट का मान जो है, वी नोट का मान जो है, वी नोट का मान जो है वो 100 वोल्ट है। तो इसका वर्ग माध्य मूल मान कितना होगा, जल्दी बता। वी नोट का मान कितना है 100, तो इसका वर्ग माध्य मूल मान बता दो जल्दी से कितना हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, वी आर एम एस बराबर, वी आर एम एस बराबर होता है वीएम बटा √2, पढ़े आप। वी आर एम एस बराबर होता है वीएम बटा √2। वी आर एम एस बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वीएम बटा, क्या लिख रहा है रे,
हाँ अरे कोई बात नहीं दोस्त, धीरे धीरे पढ़ो ना, हो जाएगा। Vm बटा रूट टू, तो Vm बटा रूट टू की अगर हम बात करें, Vm बटा रूट टू, अब Vm का मान दिया हुआ है 100, अब बटा रूट टू, तो रूट टू का मान कितना होता है बताओ, 1.414। अब 1.414 से भाग दे दोगे कितना आ जाएगा, 1.414 लगभग 1.5 से भाग दोगे, लगभग 1.5 से भाग दोगे तो ये कितना आ जाएगा 1.414, बताओ लगभग 70 के आसपास आ जाएगा। भाग दे रहे हो ना तो कम हो जाएगा, 70 के आसपास आ जाएगा। अगला कहता निम्न में से कौन सा शक्ति गुणांक को परिभाषित नहीं करता है, पावर फैक्टर को परिभाषित नहीं करता है। निम्न में से कौन सा पावर फैक्टर को यानी कॉस फाई को परिभाषित नहीं करता है। कॉस फाई बराबर होता है आर बटा जेड। कॉस फाई बराबर क्या होता है दोस्त मेरे, आर बटा जेड। कॉस फाई बराबर होता है आर बटा जेड, आप पढ़े होंगे। कहता है विभव और धारा के मध्य कोण की कोज्या को, कोज्या बोले तो कॉस को, एकदम सही बात है। प्रतिरोध तथा प्रतिबाधा के अनुपात को, प्रतिरोध तथा प्रतिबाधा के अनुपात को, एकदम सही बात है। यह कार्यकारी शक्ति तथा आभासी शक्ति का अनुपात है, यह भी सही है। यह विभव तथा धारा के मध्य कोण की ज्या है। ज्या का मतलब साइन होता है, साइन नहीं है, यह कोज्या है। कॉस फाई बराबर होता है आर बटा जेड। कॉस फाई बराबर होता है आर बटा जेड, यानी कोज्या होता है, ज्या नहीं होता है। आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है एक विद्युत प्रेस की रेटिंग 230 वोल्ट 500 वाट और 50 हर्ज है। 230 वोल्ट क्या प्रदर्शित करता है, 230 वोल्ट जो प्रदर्शित करता है वो क्या प्रदर्शित करता है, वर्ग माध्य मूलमान। ये जो भी आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कहीं पर भी अगर आप गणना करते हैं तो उसके लिए हम लोग औसत मान का यूज करते हैं। गणना के लिए हम लोग औसत मान का यूज करते हैं, और यंत्र अगर कोई नापता है तो वो आरएमएस मान नापता है। यंत्र अगर नापता है तो वो आरएमएस मान नापता है। गणना के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, औसत मान का। कोई यंत्र अगर नापता है तो कौन मान नापता है, आरएमएस मान। ये जो 230 वोल्ट है ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आरएमएस मान ये बताता है कि कोई भी एसी कितने मान वाले डीसी के बराबर हीट जनरेट कर सकता है। ये आरएमएस मान है। तत्कालिक मान यह बताता है किसी निश्चित समय पर का जो मान होगा वो तत्कालिक मान होगा, और औसत मान ये बताता है किसी निश्चित समयांतराल में जो औसत होगा वो उसका औसत मान होगा, और जो महत्तम मान होगा वो महत्तम मान हो जाएगा। अगला कहते हैं बता एसी सर्किट में, कौन सर्किट में दोस्त मेरे, एसी सर्किट में अगर विरोध रिएक्टेंस शून्य है तो पावर फैक्टर का मान क्या हो जाएगा। पावर फैक्टर बराबर होता है कॉस फाई बराबर होता है आर बटा जेड। पावर फैक्टर का मान क्या होता है, कॉस फाई इज इक्वल टू आर बटा जेड। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि अगर रिएक्टेंस का मान शून्य है, जल्दी बताओ, अगर रिएक्टेंस का मान शून्य है तो आपको यह पता है कि जेड बराबर होता है अंडर रूट ऑफ, कहता है एसी सर्किट में अगर रिएक्टेंस का मान शून्य है, रिएक्टेंस बोलता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर। ये वाला टर्म कंप्लीट कह रहा है जीरो है, ये वाला टर्म क्वेश्चन कह रहा है जीरो है। ये वाला टर्म अगर जीरो है तो जेड किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। जेड किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। यहाँ कॉस फाई बराबर आर बटा आर कर दो, 1 आ जाएगा। कॉस फाई बराबर आर बटा आर कर दो, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा आंसर। अगर ये कंप्लीट, ये रिएक्टेंस है, ये इंपिडेंस है, यानी ये प्रतिघात है और ये प्रतिबाधा है, तो अगर प्रतिघात का मान कह रहा है कि जीरो है, मतलब ये टर्म नहीं है, तो जेड बराबर आर के हो जाएगा। जेड बराबर आर के हो जाएगा तो कॉस फाई बराबर आर बाय जेड, आर बाय आर बराबर 1 हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 फेज डेल्टा कनेक्शन में लाइन धारा क्या होता है। देखो अगर आप पढ़े होंगे तो हम आपको एक जुगाड़ बताए थे कि भैया स्टार कनेक्शन है और ये डेल्टा कनेक्शन है। डेल्टा कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन है और डेल्टा कनेक्शन है। स्टार कनेक्शन की अगर हम बात करें तो ये छोटा होता है, भी फेज बराबर यहाँ होता है VL बटा √3, और डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है दोस्त मेरे, भी फेज बराबर होता है VL, एकदम आराम से पढ़ेंगे, और आई फेज बराबर इसमें होता है IL, और यहां होता है आई फेज बराबर IL बटा √3, IL बटा √3। आपको ये पता है कि स्टार और डेल्टा कनेक्शन की अगर हम बात करें तो स्टार कनेक्शन में भी फेज बराबर VL बटा √3, आई फेज बराबर IL, और यहाँ भी फेज बराबर VL और आई फेज बराबर IL बटा √3। अब ध्यान से देखना, स्टार का स्पेलिंग 1 2 3 4 लेटर है, डेल्टा में 3 2 5 लेटर है। जहां 4 लेटर होगा वहां भाग देंगे भी फेज बराबर, और यहां पर अगर भाग दिए हैं तो यहां भाग नहीं देंगे, और यहां भाग नहीं दिए दे दिए हैं तो यहां नहीं देंगे, यहां दे दिया तो यहां नहीं देंगे। एक बार सेटिंग कर लेना बढ़िया से। आंसर बता दो क्या हो जाएगा, जल्दी बता। व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 35।
जल्दी बता, फालतू की बात पे चला, अपना टाइम मत बर्बाद करो, ज्यादा बेहतर है। कुछ सीखने पे दिमाग लगाएंगे हम लोग तो थोड़ा सा फायदा आपको भी हो जाएगा। जल्दी बता। डेल्टा कनेक्शन में कॉरल डेल्टा कनेक्शन है, डेल्टा कनेक्शन में लाइन जो होगा वो किसके बराबर होगा? लाइन क्या कर रहा है? करंट की लाइन करंट जो होगा, लाइन करंट जो होगा √3 इस साइड आएगा तो √3 गुना फेज करंट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका कह रहा है लाइन डेल्टा कनेक्शन में जो लाइन करंट होगा, जो लाइन करंट होगा वो √3 इंटू फेज करंट हो जाएगा, √3 इंटू फेज करंट हो जाएगा। बता दो जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा? C4 कैट, C4 कैट हो जाएगा। अगला अगला बताओ, स्टार बंधित संतुलित 3 फेज परिपथ का लाइन वोल्टेज कितना होता है? स्टार का भी तुरंत लिख ले बोर्डे पर, लाइन वोल्टेज, स्टार का लाइन वोल्टेज कितना होता है? लाइन वोल्टेज बराबर हो जाएगा V फेज इंटू √3। स्टार परिपथ का लाइन वोल्टेज हो जाएगा V फेज इंटू √3। स्टार का लाइन वोल्टेज हो जाएगा V फेज इंटू √3। देखो तो क्या आता है आंसर, देखो क्या आता है आंसर। अरे 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 इधर आ जाओ, बताओ आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? आंसर बता दो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज, तो लाइन वोल्टेज ये स्टार कनेक्शन है, ये स्टार कनेक्शन है दोस्त मेरे, ये स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज बता दो क्या हो जाएगा? तो √3 इंटू V फेज, √3 इंटू V फेज। देखो क्या हो जाएगा, V फेज का √3 गुना हो जाएगा क्या? जल्दी बता, C नंबर हो जाएगा क्या? देखो जल्दी से, C नंबर हो जाएगा क्या आंसर? उसके बाद हम चलते हैं दोस्त मेरे कि किसी LC परिपथ में, किसी LC परिपथ के दोलन की आवृत्ति, रेजोनेंट आवृत्ति पूछना चाहिए था यहाँ, दोलन के का रेजोनेंट अनुनादी आवृत्ति क्या होगा? अनुनादी आवृत्ति क्या होगा? तो अनुनादी आवृत्ति के लिए आपको पता है XL बराबर होता है XC। XL का मान चूंकि ये बड़ा है, XL का मान की अगर बात करोगे, XL का मान 2πfL है और XC का मान 1/2πfC है, 1/2πfC है, 1/2πfC है, 1/2πfC। इधर से f लेके आओगे, f² बराबर 1/4π², 4π² LC। यहां से अगर f का मान निकालते हैं हम तो f बराबर क्या हो जाएगा? 1/2π√LC। आंसर बता दो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? होगा ए नंबर होगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलना चाहिए, अनुनादी आवृत्ति। LC परिपथ में प्रेरक तथा C कैपेसिटर, L प्रेरक और C कैपेसिटर, दोलन की आवृत्ति क्या हो जाएगी? दोलन की आवृत्ति रेजोनेंट आवृत्ति ऐसे ही निकालते हैं जब XL बराबर XC होगा। बताओ तो अनुनाद के कंडीशन में XL बराबर होता है XC के, तो अनुनाद के कंडीशन में पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? देखो अनुनाद के कंडीशन में XL जो होता है वो XC के बराबर होता है, तो Z बराबर हो जाएगा √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, XL माइनस XC का होल स्क्वायर, XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये दोनों आपस में बराबर हैं तो बराबर है तो ये 0 हो जाएगा, यानी Z बराबर हो जाएगा R। यहां से cos phi बराबर निकालेंगे R बटा Z, cos phi बराबर निकालेंगे R बटा Z, R बटा Z के जगह पर भी R लेंगे तो 1 हो जाएगा आंसर। यानी अनुनाद के कंडीशन में पावर फैक्टर का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहां तो ये आंसर हो जाएगा, अनुनाद के कंडीशन में पावर फैक्टर का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अरे भाई हम सबका कमेंट सामने लगा हुआ है, देख रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, लेकिन दोस्त हमको अभी पढ़ाने दो, बच्चा का परीक्षा है। कहते हैं 3 फेज आपूर्ति के बीच फेज कोण कितना होगा? फेज कोण निकालने के लिए 360 बटा फेज की संख्या, 360 बटा फेज की संख्या, इसको हम लिख सकते हैं 360 बटा 3 फेज है 3 120। खाली ये 2 फेज के लिए लागू नहीं होता है, 2 फेज के लिए लागू नहीं होता, बाकी सबके लिए लागू होता है। 2 फेज के लिए लागू नहीं होता है, 2 फेज के लिए लागू नहीं होता है, 2 फेज के लिए लागू नहीं होता। 2 फेज के लिए जो कोण होता है वो कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है, जिसको क्वाड्रेचर के नाम से जानते हैं। 120 डिग्री इज द राइट आंसर, 120 डिग्री इज द राइट आंसर। 360 बटा फेजों की संख्या 360 बटा 3 यानी 120। 2 फेज के लिए लागू नहीं होता है 90 डिग्री, 2 फेज के लिए वो एंगल कितना होता है? 90 डिग्री, इसको क्वाड्रेचर के नाम से जानते हैं। 360 बटा फेजों की संख्या
अगला ये तो बता दो आंसर क्या हो जाएगा। कहते हैं एक अर्धदिष्टकारी में ट्रांसफार्मर की द्वितीयक शिखर वोल्टेज इतना है, तो दिष्टकारी में तरंग का औसत वोल्टेज कितना होगा। शिखर मान दे दिया है, शिखर मान दे दिया है दोस्त मेरे, V नॉट बराबर 20 वोल्ट। अब कह रहा है तो औसत मान कितना होगा, आई एवरेज बराबर कितना, आई एवरेज बराबर फॉर्मूला बता दो, 2I नॉट बटा पाई होता है, 2I नॉट बटा पाई होता है। सबका वैल्यू रख दो, आंसर निकाल दो, जल्दी निकालो। 2I नॉट बटा पाई होता है दोस्त मेरे, जल्दी से निकाल दो आंसर क्या हो जाएगा। 2I नॉट बटा पाई, व्हाट इज द आंसर। 2I नॉट बटा पाई, जल्दी से निकालो, क्या निकालना है, औसत मान। अर्ध न है रे, अर्ध दिष्टकारी है, फुल रहता तब यहां 2 होता, अर्ध है तो 2 नहीं होगा। आई नोट बटा पाई, या भी है तो हमको भी नोट दिया हुआ है ना, तो भी आर एम भी एवरेज भी, हाँ ठीक 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 कमेंट्स कर रहा है बच्चा। भी एवरेज बराबर भी नोट बटा पाई हो जाएगा, हाफ के लिए, फुल के लिए 2 भी नोट बटा पाई हो जाता। बताओ आंसर क्या हो जाएगा, अब तो बता दो, अब जल्दी बताओ क्या हो जाएगा आंसर। यानी यहां पर भी एवरेज हमको क्या निकालना है, 20 अब बटा पाई का हो गया 22/7, तो हो जाएगा 20 से 40, 140 बटा 22, देखो तो कितना आता है, 22 पंच, देखो कितना आता है, 6 के आसपास आ रहा है क्या, 6 दूनी 12, 6.36 आएगा, 6 दूनी 12, 6.36 आएगा। कहता आरसी परिपथ का शक्ति गुणांक, आरसी परिपथ सी न है, ये हमेशा ध्यान रखना है, एक्सएल बराबर एक्सी हो जाएगा, तब पावर फैक्टर का मान जो होगा वो 1 होगा, और एक्सएल हमेशा एक्सी पर डिपेंड करता है पावर फैक्टर, एक्सी ज्यादा होगा तो लीडिंग हो जाएगा, एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी है, इसको हम कहते हैं पावर फैक्टर का मान लीडिंग होगा। और अगर एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी है, इसको कहते हैं पावर फैक्टर का मान लैगिंग होगा। देख लो, अगर एक्सी छोटा है तो लैगिंग होगा, एक्सी बड़ा है तो लीडिंग होगा, दोनों बराबर होगा तो 1 के बराबर होगा। एक्सी बड़ा है तो लीडिंग होगा, एक्सी छोटा है तो लैगिंग होगा। एक्सी ही डिसाइड करता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ही डिसाइड करता है कि लीडिंग होगा कि लैगिंग होगा। एक्सी, आंसर बता दो। आरसी परिपथ है, आर और सी है, तो यानी कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर है तो कैपेसिटेंस होगा, तो ये लीडिंग अग्रगामी हो जाएगा, अग्रगामी हो जाएगा। एक्सी डिसाइड करता है, डीसी परिपथ का शक्ति गुणांक, डीसी परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है बताओ, डीसी परिपथ का शक्ति गुणांक का मान कितना होता है। डीसी परिपथ में cos फाई बराबर होता है आर बाई जेड, cos फाई बराबर आपको पता है आर बाई जेड, और डीसी परिपथ में जेड आर के बराबर होता है, तो इसके कितने के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, यूनिटी के बराबर हो जाएगा। और रेजोनेंट परिपथ में भी 1 के बराबर होता है। पीक फैक्टर का अनुपात होता है, जल्दी बताओ पीक फैक्टर का अनुपात कितना होता है, पीक फैक्टर का अनुपात क्या होता है, जल्दी से बता दो। पीक फैक्टर फॉर्म फैक्टर आप पढ़े हैं, पीक फैक्टर का अनुपात क्या होता है, अधिकतम मान बटा आरएमएस मान, अधिकतम मान को आरएमएस मान से गुना कर दोगे पीक फैक्टर आ जाएगा। अगला एसी सर्किट में फॉर्म फैक्टर का मान अभी तुरंत निकाले थे, फॉर्म फैक्टर का मान बताओ जल्दी से कितना हो जाएगा। एसी सर्किट में फॉर्म फैक्टर का मान जल्दी से बता दो कितना हो जाएगा। एसी सर्किट में फॉर्म फैक्टर का मान जल्दी से बता दो कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। 1.11 अभी तुरंत निकाले थे। अगला बता एक आंसर क्या हो जाएगा। ए किसी भी स्टार हो या डेल्टा हो, फॉर्मूला सेम होता है, P बराबर होता है √3 VL IL cos फाई cos थीटा, VL IL cos थीटा। बता दो आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। √3 VL IL cos थीटा, व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 44। आंसर बता दो जल्दी से, जल्दी बता आंसर क्या हो जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। √3 VL IL cos थीटा इज द राइट आंसर, स्टार डेल्टा दोनों में। कहते हैं थोड़ा सा का डिफरेंस आता है, पावर फैक्टर का अधिकतम मान 1 होता है और इसका कोई मात्रा का बीमा नहीं होता है, इकाई होता है,
और अधिकतम मान है। इसके पावर फैक्टर मात्रकहीन और बीमाहीन है, मात्रकहीन और बीमाहीन है, क्योंकि ये cos फाइव बराबर होता है R बटा जेड। तो R का भी हो गया ओम है, इसका भी हो गया ओम, तो खत्म ना हो जाएगा। पावर फैक्टर का मैक्सिमम मान कितना होता है जल्दी बता, 1 के बराबर होता है। अगला कहते हैं भारत में बिजली प्रचालन की आवृत्ति 50 हर्ज है। भारत में बिजली प्रचालन की आवृत्ति कितनी हर्ज है? 50 हर्ज है। और विकसित देशों में कितनी है? 60 हर्ज। विकसित देशों में कितनी है दोस्त मेरे? 60 हर्ज है। हमारे यहाँ 11 के बी जनरेट होता है, विकसित देशों में कितना तक होता है? 33 के बी तक। बता अमेरिका में कितना होता है डोमेस्टिक? 60 हर्ज होता है। हमारे यहाँ जो बिजली पैदा होती है उसमें ±3% की छूट होती है आवृत्ति में। अगला बता दो, एक असंतुलित स्टार संयोजित परिपथ न्यूट्रल तार में धारा का मान क्या होगा? ये असंतुलित है, संतुलित होगा तो 0 हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये न्यूट्रल है, इसको IN मान लो, IN मान लो। ये अगर मान लो RYB से डिनोट करते हैं, ये IR मान लो, ये IY मान लो, और ये IB मान लो। RYB से डिनोट करते हैं, किसी को किसी से डिनोट करो, क्या फर्क पड़ता है? अगर अनबैलेंस होगा तो ये तीनों का जो करंट है वो इससे निकल जाएगा, यानी IN बराबर अनबैलेंस कंडीशन में, अनबैलेंस कंडीशन में विभव में जो अंतर होगा उधर की तरफ धारा का प्रवाह हो जाएगा। विभव में जो अंतर होगा उधर की तरफ धारा का प्रवाह हो जाएगा। अनबैलेंस होगा तो IN बराबर हो जाएगा, IN बराबर हो जाएगा IR प्लस IY प्लस IB। और अगर बैलेंस होगा ना, बैलेंस होगा तब तो उससे धारा का प्रवाह होबे नहीं करेगा। बैलेंस होगा तो IN बराबर 0 हो जाएगा। बैलेंस बराबर IN, बैलेंस होगा तो IN बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। न्यूट्रल से तब धारा का प्रवाह नहीं होगा। और नहीं, ये तीनों का जो डिफरेंस होगा वो इससे बह जाएगा। IN इज इक्वल टू कर रहा है, एक असंतुलित स्टार कनेक्शन है तो IN बराबर IR प्लस IY प्लस IB हो जाएगा। IN बराबर IR प्लस IY प्लस IB हो जाएगा। एकदम आराम से पढ़ेंगे दोस्त, एकदम टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अब बैलेंस होगा तो IN का मान 0 हो जाएगा। बताओ एक आंसर क्या हो जाएगा? संतुलित स्टार संयोजन परिपथ में न्यूट्रल तार में धारा का मान कितना होता है? 0 होता है। संतुलित अगर स्टार कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन है, तो बता दीजिए धारा का मान कितना हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? IN का मान 0 हो जाएगा। और संतुलित होगा तो तीनों का जोड़ के होगा। फॉर्म फैक्टर किसका? इसका अनुपात है। फॉर्म फैक्टर की अगर हम बात करें, फॉर्म फैक्टर इसका अनुपात है। बताओ किसका अनुपात है? फॉर्म फैक्टर की अगर हम बात करें तो बताओ किसका अनुपात है? RMS मान और औसत मान का अनुपात है। ये 1.11 के बराबर होता है। RMS मान और औसत मान के बराबर होता है, और ये 1.11 के बराबर होता है। 1.11 के बराबर होता है। RMS मान और औसत मान के बराबर होता है, और ये 1.11 के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन देखो, कहता है 50 चक्कर प्रति सेकंड के दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? चक्कर प्रति सेकंड को ही हम लोग हर्ज कहते हैं। T बराबर होता है 1/n, T बराबर 1/n, 1/50, 1/50 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा? 1/50 को अगर हम सॉल्व करते हैं ये हो जाएगा 50 चक्कर प्रति सेकंड दोलन है, 50 चक्कर प्रति सेकंड दोलन है। और कह रहा है यहां MS में कह रहा है 20 ms कह रहा है। चलता 1/50 हो गया, 1/50 तो सेकंड हो गया, मिली सेकंड में निकालना, ये सेकंड हो गया। इसको मिली सेकंड में निकालने के लिए 50 गुना 10⁻³ से ऊपर नीचे गुना भाग कर दो। अब ये मिली हो जाएगा, तो मिली हो जाएगा तो ये ऊपर चल जाएगा। तो बताओ कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। मिली सेकंड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? 1/50 है, मिली सेकेंड करोगे तो 10⁻³ से गुना भाग करेंगे तो 1000 से गुना भाग अगर करते हैं, ये MS की अगर बात करोगे 1/50 सेकेंड। अच्छा 50 ऊपर न जाएगा रे, अरे बकवा 50 1/50 न है, 1/50 है, 10⁻³ से ऊपर नीचे गुना भाग कर दो। इसको सर क्या करेंगे? ये मिली हो जाएगा, अब ये ऊपर चल जाएगा तो 1000 अब बट्टा 50 गुना 10⁻³ इसको ऊपर लेके चल गए तो 1000 10⁻³ है ये सेकंड, क्योंकि इसको मिला के हम लोग मिली सेकंड लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करोगे यहाँ T बराबर ये हो जाएगा 10 10 कट गया 5 20 मिली सेकंड इज द राइट आंसर।
क्योंकि इसको 10⁻³ को मिली लिखते हैं। समझे? आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर, हम खत्म करें। आंसर बता दो इसका। यदि एक 10 ओम का प्रतिरोध 1 माइक्रोफैराड के संधारित्र को 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति से संयोजित किया जाता है तो परिपथ की धारतीय प्रतिघात का मान कितना होगा? परिपथ की धारतीय प्रतिघात का मान कितना होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कितना हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? एक्सी बराबर फॉर्मूला बताओ क्या हो जाता है? एक्सी तो पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख लो। एक्सी बराबर होता है 1/2 पाई एफ सी। अब सबका वैल्यू रख दो, 1/2 इंटू पाई का मान रखो 22/7 रख दिया, या 3.14 भी रख सकते हो। इंटू एफ, एफ का मान कितना दिया हुआ है? 50। आधारिता कितना दिया हुआ है? 1 माइक्रोफैराड। कितना दिया हुआ है देखो तो, 1 माइक्रोफैराड, तो गुना 1 गुना 10⁻⁻6। आंसर 10⁻ कितना? -6। कितना आ रहा है बताओ? जो आएगा सॉल्व करके वही आ जाएगा। 3183 आ रहा है क्या? देख लो कितना आता है। 3183 इज द राइट आंसर। अगला कहते हैं एक संधारित्र में टी भंडारित ऊर्जा हाफ CV² होता है, हाफ CV² हो जाता है, तो टर्मिनल पर जो विभवांतर होगा भी हाफ CV² हो जाएगा, इसके कारण ऊर्जा। कहता है जावक्रीय तरंग का फॉर्म फैक्टर, अभी तुरंत बताए थे, जावक्रीय तरंग का जो फॉर्म फैक्टर होता है, जल्दी से बता दो क्या होता है? जावक्रीय तरंग का जो फॉर्म फैक्टर होता है वो कितना के बराबर होता है? जल्दी बताओ। RMS मान बटा औसत मान, RMS मान बटा औसत मान। फॉर्म फैक्टर जो होता है वो होता है दोस्त मेरे RMS मान बटा औसत मान, RMS बटा औसत। RMS बटा क्या? औसत। जल्दी बता। RMS बटा औसत, इसी को हम लिख सकते हैं क्या? 0.707 Imax अब बटा कितना लिख सकते हैं? 0.637 इंटू Imax। बताओ आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज आंसर? 1.11 इज द राइट आंसर होगा, लेकिन यहां उसी में दिया हुआ है। आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्या आंसर? ये पूरे का मान कितना आता है? 1.11, 1.11 आता है। अगला कहता है संधारित्र किसमें ऊर्जा रखता है? संधारित्र विद्युत स्थैतिक ऊर्जा रखता है, विद्युत चुंबकीय ने विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में ऊर्जा रखता है, और AC DC दोनों पर काम करता है। बताओ इतना के 1 मिली हेनरी के प्रेरकों के 4 गो है, वो जोड़ा जाता है समानांतर में। इस संयोजन के श्रृंखला में 2 1 मिली हेनरी प्रेरक के 2 1 मिली हेनरी वाले प्रेरक के साथ जोड़ा जाता है श्रेणी में। पहले तो 4 गो समानांतर में है, ये गो, ये 2 गो, ये 3 गो। एकदम चला, पढ़ाई पे ध्यान दो, टेंशन नहीं लेना है, तब ठीक हो जाएगा आपके जीवन में। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो पढ़ाई से ही ठीक होगा। इसके 4 गो जो 1 मिली हेनरी है और ये 2 गो जो 1 मिली हेनरी है, इसको आपस में हम लोग जोड़ देते हैं। 1 मिली हेनरी
1 मिली हेनरी, 1 मिली हेनरी, और ये सब रेजिस्टेंस के जैसा जुड़ता है, खाली इंडक्टर अलग होता है। 1 मिली हेनरी, 1 मिली हेनरी। अब बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा। इसको अगर करोगे आप तो कितना हो जाएगा, 1/1 L टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + 1, 1/1 करोगे, 1/1 करोगे तो 1 ना आ जाएगा, जैसे रेजिस्टेंस में करते हैं। 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1, ये हो जाएगा 1/L टोटल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। और यहाँ से L टोटल बराबर कितना हो जाएगा, 1/4। यहाँ से अगर इसको निकालोगे तो L टोटल बराबर यहाँ हो जाएगा 1 × 1/1 + 1 बराबर हो जाएगा 1/2। 1/2 है 1/4 कितना हो जाएगा बताओ। इस दोनों सीरीज में हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा तो L टोटल बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 + 1/2 कितना आता है बताओ। 1/4 + 1/2 कितना आता है, एलसीएम ले लोगे 4 आ जाएगा। ये 1 + 2 बराबर 3/4, 3/4 कितना आएगा। देखो देखो कहीं पर मिस्टेक हुआ है क्या, देखो तो कहीं पर मिस्टेक हुआ है क्या। यहाँ ये अच्छा कहते हैं संयोजन को श्रृंखला में 2 मिली हेनरी के प्रेरक जोड़े गए, यहीं पर तो मिस्टेक किया रे चुट्टा। सीरीज में ना जोड़े हैं, ये जो 2 गो जोड़े हैं इस पूरे के साथ, इस पूरे के साथ जो 2 गो जोड़े हैं, इस पूरे के साथ जो 2 गो जोड़े हैं, ये सीरीज में ना जोड़े हैं तो ये पूरा का सीरीज में देख लो, श्रृंखला में जोड़े हैं तो ये 2 मिली हेनरी न हो जाएगा, ये 2 मिली हेनरी हो जाएगा दोस्त। यहाँ पर ये 1/2 नहीं होगा, कितना हो जाएगा, ये 2 मिली हेनरी हो जाएगा। 2 यहाँ से एलसीएम लोगे 4, ये हो जाएगा 1 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 4 दूनी 8 ना, ये 8 हो जाएगा। 4 एलसीएम लोगे तो 8, 8 × 9/4, 9/4 बराबर 2.25। देखो तो आता है क्या इतना, 2.25 इज द राइट आंसर। देख लो ये जैसे ही पैरेलल में है, इसके साथ 2 को कर ये 1 मिली हेनरी के प्रेरक का समानांतर में है। इस संयोजन को श्रृंखला में 1 मिली हेनरी वाले प्रेरक के साथ जोड़ा जाता है, श्रृंखला में 2 1 मिली हेनरी के साथ जोड़ा जाता है। एकदम जैसे रेजिस्टेंस को करते हैं वैसे ही कर देना है। अगला कहते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध की अगर हम बात करें, प्रतिरोध R के किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई यदि मूल मान का n गुना कर दिया, खींचाता नहीं कर रहा था स्क्वायर हो जाएगा। खींचाता नहीं कितना बार बोले, खींचाता नहीं करेगा तो n × R होगा, खींचाता नहीं करेगा तो स्क्वायर हो जाएगा। वोल्टेज के सापेक्ष प्रेरणिक परिपथ में धारा होता है, वो किसी भी वोल्टेज के सापेक्ष प्रेरणिक परिपथ में धारा क्या होता है, वोल्टेज के सापेक्ष इंडक्टिव ना है, इंडक्टिव होगा दोस्त मेरे, तो हम कितना बार बोले हैं एक्सेल है। इंडक्टिव है मतलब क्या है, एक्सेल है, तो लैगिंग होगा। कैपेसिटिव लैगिंग होगा, और कैपेसिटिव हो जाएगा तो लीडिंग हो जाएगा। कैपेसिटिव हो जाएगा, संधारित्र हो जाएगा तो लीडिंग हो जाएगा, और प्रतिरोधी हो जाएगा तो सेम फेज में हो जाएगा, प्रतिरोधी हो जाएगा तो इन फेज हो जाएगा। हो गया, क्योंकि एक्सी जकर ज्यादा होगा तो लीडिंग होगा, एक्सी कम होगा तो लैगिंग हो जाएगा। अगला, एक आरसी परिपथ का प्रतिरोध, एक आरसी परिपथ का प्रतिरोध 5 ओम है। आरसी परिपथ का प्रतिरोध दे दिया है 5 ओम है। कहता है तथा कैपेसिटिव प्रतिघात एक्सी का मान 12 ओम है, तो उसकी प्रतिबाधा कितनी होगी। प्रतिबाधा का मान पूछ रहा है, प्रतिघात 12 है, तो बताइए प्रतिघात का मान, प्रतिबाधा का मान क्या होगा, R² + XC²। यहाँ से R² कितना है, ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर अब प्लस 12 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा जल्दी से बता दो। 25 बराबर है 44 से, कितना हो जाएगा जल्दी बता। अरे कितना हो जाएगा बता, जोड़ घटाओ हमसे नहीं करवाओ, जल्दी बता कितना आता है, हो जल्दी बता कितना आता है। 144 और 25, 144 और 25, ये हो जाएगा 4 5 9 और 4 2 6, 169 169 बोले तो 13 ओम इज द राइट आंसर। प्रतिरोध तथा प्रतिघात युक्त परिपथ में प्रतिबाधा, प्रतिरोध और प्रतिघात युक्त परिपथ में प्रतिबाधा क्या होगा, जल्दी से बता दो। सबको पता है Z = √R² +
एक्स स्क्वायर होता है। कैपेसिटिव प्रतिघात का मान परिवर्तित होता है, जल्दी बताओ। कैपेसिटिव प्रतिघात है यानी एक्सी की बात हो रही है, एक्सी कम है तो भागा लगेगा 1/2 पाई एफसी हो जाएगा, और यही एक्सएल रहता है, एल का मान एबीसीडी में ज्यादा है तो ये 2 पाई एफएल हो जाता है। अब बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी के अनुक्रमानुपाती की फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती? आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती। फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती इज द राइट आंसर। हो गया, फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती इज द राइट आंसर। देख लो, व्युत्क्रमानुपाती इज द राइट आंसर। तो आज की कार्रवाई को हम लोग यहीं रखते हैं, लेते हैं एक विराम, बिना किसी बकवास के लेते हैं आपसे इजाजत। और दोस्त मेरे, हमसे जो बन पड़ रहा है हम कर रहे हैं, आप अपने से भी खूब मन लगा के मेहनत कीजिए। हम अपने मेहनत में कभी पीछे नहीं हटे थे, ना हटे हैं, ना हटेंगे, ठीक है। बाकी जिसको जो करना है, जो सोचना है सोचे। हम सब लोग अच्छे हैं, हमारे लिए कोई बुरा नहीं, ठीक है। कहते हैं बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा ना कोई। हम खुद की बुराइयों को दूर करने में लगे हैं, बाकी सब लोग अच्छे हैं। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।